नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाले पहलवानों का प्रदर्शन आज भी जारी है। वहीं दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने यह बताया है कि आज ही सुबह मजिस्ट्रेट के सामने नाबालिग महिला पहलवानों का भी बयान दर्ज किया गया है। बताया यह भी जा रहा है कि नाबालिग महिला पहलवानों ने कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 164 के तहत यौन शोषण के आरोप में बयान दर्ज करवाया है। मामले में कल दिल्ली पुलिस ने अपना बयान दर्ज करवाया था। तस्वीर भी आप तक पहुंचा रहे हैं। आज भी पहलवानों का प्रदर्शन जारी है और आपको बता दें, बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। जंतर मंतर पर प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है। नाबालिग पहलवानों का मजिस्ट्रेट के सामने बयान हुआ और आपको बता दें कि ये तस्वीर देखिए प्रदर्शन की हम आपको दिखा रहे हैं। जंतर मंतर पर काली पट्टी बांधकर पहलवानों ने प्रदर्शन किया है। लगातार उनकी मांगे है कि बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी हो। इससे पहले एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी। एफआईआर दिल्ली पुलिस की तरफ से दर्ज भी की गई है। अब जांच की जा रही है, लेकिन इसी बीच पहलवान का साफ तौर पर यह कहना है कि सांसद बृजभूषण शरण सिंह है, संसदीय सदस्यता उसकी रद्द की जाए। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है, पीयूष तिवारी संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए, जानकारी उनसे ले लेते हैं। पीयूष, यहां पर लगातार हम देख रहे हैं कि पहलवानों का धरना प्रदर्शन जारी है। काली पट्टी बांधकर इन्होंने प्रदर्शन किया है। मांग है कि बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी हो। इसके अलावा क्या कुछ कहना, किस तरीके की तस्वीर सामने आई दिल्ली से? देखिए मैम, बात करें तो निश्चित रूप से क्योंकि कल ही जो बजरंग पुनिया है पहलवान, उन्होंने सीधे तौर पे ऐलान किया था कि आज जो ब्लैक डे है वो कहीं ना कहीं पहलवान मनाएंगे। और पहलवानों ने देश भर के लोगों से भी अपील की थी वो भी ब्लैक डे मनाए। और कहीं ना कहीं बृजभूषण शरण सिंह के इस्तीफे की मांग तो पहलवान कर ही रहे हैं, लेकिन कई मांगे भी पहलवानों की है और जिसको लेकर पहलवान अभी भी जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं। करीब 19वां दिन आज है और पहलवान अपनी मांग कर रहे हैं, क्योंकि आज दिल्ली पुलिस ने नाबालिग महिला पहलवानों का सीआरपीसी की धारा 164 के तहत बयान में दर्ज करवा लिया है दिल्ली पुलिस ने। चूंकि कल ही रावत रेवेन्यू कोर्ट में पहलवानों ने कहा था कि दिल्ली पुलिस सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दिल्ली पुलिस बयान दर्ज नहीं कर रही है, जिसको लेकर आज दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में अगर बात करें तो सीआरपीसी की धारा 64 के तहत बयान भी दर्ज कर लिया गया है और दिल्ली पुलिस ने मजिस्ट्रेट के सामने बाकायदा ये बयान दर्ज कराया। निश्चित रूप से चूंकि पहलवानों ने कोर्ट का रुख किया था और आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट से किस तरीके से पहलवानों को कहीं ना कहीं एक छोटा सा झटके के स्वरूप में ही देखा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप लोग एफआईआर दर्ज कराना चाहते थे, सुप्रीम कोर्ट इसलिए आए थे, एफआईआर दर्ज हो गई, आप लोग महिला पहलवानों की सुरक्षा चाहते थे, सुरक्षा मिल गई। और सुप्रीम कोर्ट ने तब ये कहा था कि अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप निचली अदालतों का दरवाजा खटखटाएं, आप हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएं, आप मजिस्ट्रेट के सामने अपनी बातों को रखें। उसी कड़ी में कहीं ना कहीं पहलवानों ने, अगर हम बात करें तो रावत रेवेन्यू कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और रावत रेवेन्यू कोर्ट में अपनी बातें रखी थी। आज दिल्ली पुलिस ने निश्चित रूप से जो बयान है वो दर्ज करा लिया है महिला पहलवानों का। अब देखना होगा कि पहलवान आगे क्या कुछ अपनी रणनीति बनाते हैं, क्योंकि आज दिन भर की अगर हम बात करें तो ब्लैक डे मनाया गया है और हाथों पे काली पट्टी बांधकर तमाम पहलवान नजर आए। और अभी पीयूष, देखना होगा कि किस तरीके से आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, क्योंकि लगातार मांग है कि गिरफ्तारी हो। हालांकि जांच की जा रही है और आगे अब इस पूरे मामले पर क्या कुछ होता है देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष, आप नजर बनाए रखिएगा। जो भी अपडेट होगी हम तक पहुंचाना। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो पाकिस्तान से बड़ी खबर आपको बता दें, इमरान खान की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान सामने आया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं पाकिस्तान से। आपको बता दें, इमरान खान की गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट ने गलत करार दिया है। पूर्व पीएम इमरान खान की गिरफ्तारी गैर कानूनी है, ये पाक की तरफ से कहा गया है, पाक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। इसके साथ ही आपको बता दें कि कोर्ट रूम का दरवाजा बंद कर हो रही है ये सुनवाई। तो बड़ी खबर इस वक्त की, 8 दिन की न्यायिक हिरासत पर रखा गया है और इमरान खान की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान भी सामने आया है। इमरान खान की गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट ने गलत करार दिया है। अब यहां पर उलटफेर होती चीजें नजर आ रही हैं। पूर्व पीएम इमरान खान की गिरफ्तारी गैर कानूनी, ये सुप्रीम कोर्ट जो कि पाकिस्तान का है उन्होंने कहा है। और ये देखिए क्या है पूरा तोशाखाना मामला, इसकी भी ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको जानकारी दे रहे हैं।
पाकिस्तानी कानून, राज्य का मुखिया अगर गिफ्ट अपने पास रखता है इसके मूल्य के बराबर, देखिए इस तरीके के आरोप जो है वो अक्सर लगाए जा रहे हैं। तोशाखाना मामला जिस पर गिरफ्तारी हुई है इमरान खान की, और ये क्या कुछ पूरा मामला है ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा रहे हैं। आपको बता दें कि धन को राष्ट्रीय खजाने में जमा किया जाता है इसके माध्यम से, और 2018 में सत्ता में आए इमरान खान को करीब 14 करोड़ रुपए के 58 उपहार मिले थे। ये भी आरोप इन पर लगाए गए हैं। तो इमरान खान की राजनीति में उद्धव ठाकरे के खिलाफ आपको बता दें कि बगावत करने वाले एकनाथ शिंदे सहित शिवसेना के 16 विधायकों की सदस्यता, इसके साथ ही गवर्नर और स्पीकर की भूमिका जैसे मामलों को सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ी बेंच को भेज दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल और स्पीकर पर सख्त टिप्पणी करते हुए उनकी भूमिका पर सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले को बड़ी बेंच में भेजा जाएगा। सीजेआई ने यह कहा है कि अरुणाचल के नवाम रेबिया मामले को उठाए सवाल को बड़ी बेंच में भेजना चाहिए क्योंकि उसमें और स्पष्टता की आवश्यकता है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि उद्धव ठाकरे को, आपको बता दें कि विधायकों ने अपना नेता भी माना था और ऐसे में स्पीकर को स्वतंत्र जांच करने के बाद फैसला लेना चाहिए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि पार्टी कलह में पड़ना गवर्नर का काम नहीं है। गवर्नर की जिम्मेदारी संविधान की सुरक्षा की होती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि राज्यपाल के पास विधानसभा में फ्लोर टेस्ट बुलाने के लिए कोई पुख्ता आधार नहीं था। फ्लोर टेस्ट को किसी पार्टी के आंतरिक विवाद को सुलझाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो महाराष्ट्र पर सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला, ब्रेकिंग फैसला है। और दिल्ली की चुनी हुई सरकार ने जो भी बिंदु रेस किए थे संवैधानिक बेंच के सामने, वो सारे के सारे पूरी तरह से मेरे हिसाब से जितना मैंने जजमेंट जो रीड आउट हुआ है, सारे के सारे बिंदुओं पे वो सुप्रीम कोर्ट ने हमसे सहमति बरती है। एक तो ये जनरल प्रिंसिपल पे इन्होंने इस जजमेंट में बहुत सारी चीजें कही गई हैं। एक ये कहा गया है कि 2 लेवल ऑफ गवर्नेंस होते हैं, सेंट्रल लेवल सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, स्टेट लेवल स्टेट गवर्नमेंट का होता है, और इसलिए इनको मिक्सअप करने की जरूरत नहीं है। तो आप सही कह रहे हैं कि जहां तक जो और भी चीजें जहां टकराव है उस पे भी इसकी रोशनी जाएगी। जो भी मांगा था कोर्ट से, जो भी मांगा था, सारे बिंदुओं पे कोर्ट ने हमसे पूरी तरह से सहमति बरती है। नजरिया एक्चुअली हमेशा से सेम था, इसको गलत नजरिए से केंद्र सरकार देख रही है। ब्रेकिंग फैसला है और दिल्ली की चुनी हुई सरकार ने। तो फरियल सैयद फोन लाइन पर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, ज्यादा जानकारियों से ले लेते हैं। महाराष्ट्र पर सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला, इसको किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि उद्धव गुट को इससे कहीं ना कहीं बड़ा झटका लगा है। जी बिल्कुल, अगर आप देखें तो उद्धव को एक बड़ा झटका भी लगा है, साथ ही साथ उनको एक राहत भी मिली है, क्योंकि उद्धव गुट जो है वो यही कहता आ रहा था कि भाई वोट करते हैं, साथ ही साथ महाराष्ट्र की भूमिका। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे की पक्ष में फैसला नहीं किया, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि इस पूरे मामले में एकनाथ शिंदे की जो सरकार है वो हार कर भी जीत गई, क्योंकि जिस तरीके से ये सरकार बनाई गई थी उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने तंज कसते हुए ये कहा है कि जिस तरीके से राज्यपाल ने अपनी भूमिका निभाई वो गलत थी, जिस तरीके से महाराष्ट्र के स्पीकर ने अपनी भूमिका निभाई वो गलत थी, जिस तरीके से उद्धव गुट की विधायक ड्यूटी चुना गया वो भी गैर कानूनी था, वो कानूनी तौर पर सही नहीं कहलाया जाता है। तो भले ही उद्धव ठाकरे के में आया है, लेकिन तो अहम फैसला था कि सरकार के महाराष्ट्र में सत्ता बदल स्वीकृत होगा तो वो नहीं हो। महाराष्ट्र में अब भी ईडी सरकार जैसे एकनाथ फडणवीस की सरकार जो है वो बनी रहेगी, लेकिन अभी बिल्कुल फरियल, अब आगे क्या कुछ विकल्प उद्धव ठाकरे गुट के पास बचता है, इसके बारे में जानकारी दीजिए। और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में जब ये सुनवाई हो रही थी तो बड़ा फैसला ये भी लिया गया और कई सवाल भी खड़े किए गए। उसमें सवाल ये भी था कि उन्होंने गवर्नर स्पीकर की भूमिका पर भी कई सवाल खड़े किए थे। जी बिल्कुल, गवर्नर और स्पीकर के ऊपर कई सवाल खड़े गए। सुप्रीम कोर्ट ने
ये कहा कि जिस तरह की जिस वक्त की जो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट थी उनके भगत सिंह कोश्यारी थी, तो जिस तरीके से उसने अपनी वोटिंग भाई उनका कोई काम नहीं था कि वो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में इंटरफियर करे। उसको ये किसी ने हक नहीं दिया था कि सत्ता किसी के हाथ में बिना पॉलिटिक्स के दे दे। तो ये सारे मुद्दे के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने तर्क कसा है। साफ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर उद्धव ठाकरे ने उस वक्त इस्तीफा नहीं दिया होता तो आज उद्धव ठाकरे को सबसे बड़ी राहत मिलती। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर उद्धव ठाकरे इस्तीफा नहीं, चलिए अब देखना होगा कि क्या कुछ विकल्प उद्धव ग्रुप को रहता है। हालांकि देखना भी बेहद दिलचस्प होगा कि आगे क्या कुछ होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़ी और ये जानकारी हम तक साझा की। तो आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है। आपको बता दें, उन्होंने लिखा है, दिल्ली के लोगों के साथ न्याय करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का तहे दिल से शुक्रिया। इस निर्णय से दिल्ली के विकास की गति कई गुना बढ़ेगी और जनतंत्र की जीत हुई है। ये ट्वीट अरविंद केजरीवाल ने किया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, जो कि अब आपको टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। इस निर्णय से दिल्ली के विकास की गति कई गुना बढ़ेगी, ये कहा गया है। गणतंत्र की जीत यहां हुई है। तो दिल्ली के लोगों के साथ न्याय करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया है ट्वीट कर अरविंद केजरीवाल ने। देखिए, अब ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर लिखा है, दिल्ली के लोगों के साथ न्याय करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का तहे दिल से शुक्रिया। इस निर्णय से दिल्ली के विकास की गति कई गुना बढ़ेगी, जनतंत्र की जीत हुई। वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज का ट्वीट सामने आया है। सीजेआई का फोटो ट्वीट करते हुए सौरभ भारद्वाज ने लिखा, आज भारत को एक हीरो मिल गया। सौरभ भारद्वाज का ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने इसके साथ ही लिखा, अभी तक फिल्मों में वकील, इंस्पेक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, मजदूर, कुली के किरदार में हीरो देखे गए हैं। आज से भारतीय फिल्मों के जज साहब के किरदार में भी हीरो दिखा करेंगे। ये ट्वीट सौरभ भारद्वाज का। तो दिल्ली का बॉस कौन, इस पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आ चुका है, जिसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कद और ज्यादा बढ़ गया है। तो उपराज्यपाल की ताकत कम हो गई है। साफ है, कद और पद की इस लड़ाई में केजरीवाल की जीत न केवल दिल्ली की सियासत का नक्शा बदलने वाली है, बल्कि केजरीवाल के लिए भी चुनौतियां बढ़ाने वाली है। पूरे मामले को समझने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। दिल्ली का असली बॉस कौन, दिल्ली की सियासत पर सुप्रीम फैसला और पावरफुल हुए केजरीवाल। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच जारी चूहे बिल्ली के खेल पर लगभग विराम सा लगा दिया है। अधिकारियों की स्पष्ट व्याख्या के साथ सुप्रीम कोर्ट ने चुनी हुई सरकार को खुलकर काम करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया करा दिया है। ब्रेकिंग फैसला है और दिल्ली की चुनी हुई सरकार ने जो भी बिंदु रेस किए थे संवैधानिक बेंच के सामने, वो सारे के सारे पूरी तरह से मेरे हिसाब से जितना मैंने जजमेंट जो रीड आउट हुआ है, सारे के सारे बिंदुओं पे वो सुप्रीम कोर्ट ने हमसे सहमति बरती है। एक तो ये जनरल प्रिंसिपल पे इन्होंने इस जजमेंट में बहुत सारी चीजें कही गई हैं। एक ये कहा गया है कि दो लेवल ऑफ गवर्नेंस होते हैं, सेंट्रल लेवल सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, स्टेट लेवल स्टेट गवर्नमेंट का होता है, और इसलिए इनको मिक्सअप करने की जरूरत नहीं है। तो आप सही कह रहे हैं कि जहां तक जो और भी चीजें जहां टकराव है उस पे भी इसकी रोशनी जाएगी। जो भी मांगा था कोर्ट से, जो भी मांगा था, सारे बिंदुओं पे कोर्ट ने हमसे पूरी तरह से सहमति बरती है। नजरिया एक्चुअली हमेशा से सेम था, इसको गलत नजरिए से केंद्र सरकार देख रही थी। आइए समझते हैं आखिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या अहम बातें कही हैं। दिल्ली दूसरे केंद्र शासित प्रदेशों से अलग है क्योंकि यहाँ चुनी हुई सरकार है, इसलिए चुनी हुई सरकार के हाथ में प्रशासनिक व्यवस्था होनी चाहिए। उपराज्यपाल दिल्ली सरकार की सलाह पर काम करेंगे। आदर्श स्थिति यही होगी कि दिल्ली सरकार को अधिकारियों पर नियंत्रण का अधिकार मिले। कानून व्यवस्था और जमीन जो दिल्ली सरकार के दायरे में नहीं आते हैं, उसके अलावा बाकी अधिकारों पर अधिकार दिल्ली सरकार को मिलना चाहिए। राज्य सरकार का अपने अधीन अधिकारियों पर नियंत्रण नहीं होगा तो ठीक से काम नहीं करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा, लोकतंत्र और संघीय ढांचे के सम्मान के लिए जरूरी है। कोर्ट ने 2019 के फैसले को भी पलट दिया, जिसमें केंद्र को अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार दिया गया था। आज सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है, ये कई मायनों में बहुत ही ऐतिहासिक ऑर्डर है। दिल्ली के लोगों की बहुत बड़ी जीत है। दिल्ली के लोगों के साथ जो अभी तक अन्याय होता आया, उनके साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने न्याय किया है। दरअसल केंद्र सरकार ने कोर्ट में दलील दी थी कि संविधान में कभी ऐसा विचार नहीं किया गया कि केंद्र शासित प्रदेश के लिए अलग कैडर हो। ये सिर्फ यूनियन ऑफ इंडिया का एक्सटेंशन है। यहाँ जो भी काम करते हैं वो केंद्र के अधीन है। 2007 से अब तक सिर्फ 4 ऐसे मौके आए हैं जब चुनी हुई सरकार और एलजी के बीच मतभेद हुआ है। हालांकि केंद्र की इस दलील से उलट सुप्रीम कोर्ट ने माना कि दिल्ली राज्य अन्य केंद्र शासित प्रदेशों की तरह नहीं है। आपको बता दें, ये मामला चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 जजों की बेंच को रेफर किया गया था। 6 मई 2022 को ये मामला संविधान पीठ को रेफर किया गया। सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस एनवी रमण की अगुवाई वाली बेंच ने कहा था कि जस्टिस चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली संविधान पीठ मामले की सुनवाई करेगी कि दिल्ली और केंद्र के बीच सर्विसेज का कंट्रोल किसके हाथों में हो। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने 14 फरवरी 2019 में जो फैसला दिया था, उसमें दिल्ली में प्रशासनिक नियंत्रण किसके हाथ में हो, इसको लेकर दोनों जजों का मत अलग अलग था। लिहाजा इस मामले में फैसले के लिए 3 जजों की बेंच गठित करने के लिए मामले को चीफ जस्टिस को रेफर कर दिया गया था। इसी बीच केंद्र ने दलील दी थी कि मामले को और बड़ी बेंच को भेजा जाए। दिल्ली में एलजी को ज्यादा अधिकार दिए जाने की केंद्र सरकार के 2021 के कानून को भी दिल्ली सरकार ने चुनौती दी थी, जो मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग है। कुल मिलाकर दिल्ली सरकार की ये बड़ी जीत है, क्योंकि मुख्यमंत्री केजरीवाल और केंद्र के बीच अधिकारों को लेकर खींचतान लंबे वक्त से चली आ रही थी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद केजरीवाल के अधिकार तो बढ़ गए हैं, मगर साथ ही चुनौतियां भी कम नहीं हैं, क्योंकि अब दिल्ली सरकार के प्रशासनिक फैसलों के लिए सरकार खुद ही जिम्मेदार होगी। अधिकारों की स्पष्ट व्याख्या के बाद दिल्ली सरकार के लिए बहानेबाजी की गुंजाइश बिल्कुल खत्म हो गई है। न्यूज़ वन इंडिया के लिए दिल्ली से पीयूष तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं दिल्ली पुलिस ने मारपीट और गोलीबारी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों ने पूर्वोत्तर दिल्ली के सीलमपुर इलाके में मारपीट के बाद हवा में फायरिंग की थी। तस्वीर अब आप देखिए, जिसके बाद 3 आरोपी फरार हो गए थे। पुलिस ने उन्हें पकड़ने के लिए उनके इलाकों में छापेमारी की और आखिरकार ये पुलिस के हत्थे भी चढ़ गए। पुलिस ने जानकारी देते हुए ये भी बताया कि रविवार रात की करीब 11:08 पर उन्हें घटना की सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस ने जांच की। पुलिस उपायुक्त पूर्वोत्तर जाए तिर्की ने ये बताया है कि जांच के दौरान ये पता चला है सीलमपुर के ब्लॉक में जान पहचान के कुछ लोगों के बीच मारपीट हुई थी। झगड़ा शांत होने के बाद कुछ लोग मौके पर भी आए थे और हवा में उन्होंने गोलियां भी चलाई थी, जिसकी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। गोलीबारी की घटना में कोई घायल नहीं हुआ, ये भी जानकारी मिली। लेकिन ये तस्वीर अब आप सीलमपुर की देखिए। इसकी जांच पुलिस के द्वारा की गई और अब जो ये आरोपी हैं वो पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं, यानी कि पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया है। ये 3 आरोपी हैं जिनकी गिरफ्तारी हो गई है। और ये देखिए सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं। झगड़े के दौरान इन्होंने फायरिंग की थी और ये वीडियो भी जमकर वायरल हुआ था और इसके बाद पुलिस लगातार इसकी जांच कर रही थी। ये सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस के कब्जे में था और इसके तहत इन आरोपियों की पहचान की गई और उसके बाद पुलिस ने इन तीनों को ही गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने आबकारी नीति से जुड़े सीबीआई में मामले में आरोपी मनीष सिसोदिया की जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा है। वह सिसोदिया की जमानत पर फैसला आने तक आपको बता दें कि उसकी जो पत्नी है उससे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग की इजाजत भी दी गई है। वहीं हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि जेल नियमों के अनुसार हर दूसरे दिन वर्चुअल बैठक कराई जाए।
वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज जयपुर में पंडित नवल किशोर शर्मा की प्रतिमा का अनावरण किया है और जयपुर हेरिटेज के विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया। इस कार्यक्रम में विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी, संसदीय कार्य मंत्री और यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल समेत कई नेता और पदाधिकारी शामिल हुए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए धारीवाल को लेकर कुछ ऐसा कह दिया जिसके बारे में अब चर्चाएं चारों तरफ हो रही है। दरअसल अशोक गहलोत ने अपने संबोधन में ये कहा है कि ये लोकतंत्र है, हमें सभी को साथ लेकर चलना होता है। ये शांति धारीवाल यहाँ मंच पर बैठे हुए हैं, ये मेरे खिलाफ थे, लेकिन फिर भी मैंने अपने मंत्रिमंडल में मंत्री बनाने का ऑफर सबसे पहले इन्हीं को दिया। इनके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमने हर उस व्यक्ति को मौका दिया जो कांग्रेस का है। मैंने 1998 में चुन कर उन सबको मौका दिया, चाहे वो किसी के भी आदमी हो, चाहे कांग्रेस के हो, सोनिया गांधी के हो या हाईकमान के हो। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सीएम गहलोत ने प्रतिमा का अनावरण किया, उसकी सीधी तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं और इस दौरान उन्होंने तमाम तरीके के बयान दिए। पंडित नवल किशोर शर्मा की प्रतिमा का अनावरण करती ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। महान शूरवीर महाराणा प्रताप जी के जन्म दिवस के अवसर पर राजकीय जयंती समारोह का आयोजन रेडियो स्टेशन के पूर्व पश्चिम कोने पर स्थित महान शूरवीर महाराणा प्रताप की प्रतिमा स्थल परिसर में किया गया है। इस अवसर पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महान शूरवीर महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन करके भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित भी की। इस अवसर पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और वित्त, वाणिज्य और संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी समेत कई मंत्री इस दौरान मौजूद रहे और इस अवसर पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा आरती, पूजन, भजन कीर्तन, इसके साथ ही गीत, देशभक्ति गीत भी यहां पर गाए गए। तो पटना से ये तस्वीर, सीएम नीतीश ने महाराणा प्रताप को नमन किया, उनको श्रद्धांजलि दी, उनको याद किया। रेडियो स्टेशन पर राजकीय जयंती समारोह का आयोजन हुआ था और इस मौके पर उन्होंने, आपको बता दें कि माल्यार्पण किया, महाराणा प्रताप को नमन किया, उनको श्रद्धांजलि दी। तो एक तरफ जहां बिहार में बागेश्वर धाम बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बिहार आगमन को लेकर सियासत रुकने का नाम नहीं ले रही है, तो वहीं बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर अपनी बातों के कारण लगातार सुर्खियों में रहते हैं। आपको बता दें कि बिहार में बाबा बागेश्वर के आने को लेकर शिक्षा मंत्री ने कटाक्ष करते हुए ये कहा है कि सभी को बाबाओं का हाल पता है। आशा राम बापू हो, राम रहीम जैसे जो भी बाबाएं हैं, उनकी स्थिति जब पोल खुलती है तब पता चलता है। अब बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री अगर खुद को भगवान कहते हैं तो हमारे जैसे लोग उनको प्रणाम करेगा। और रही बिहार आने की बात, तो प्रजातंत्र है, कोई आए जाए, किसी को मना नहीं है यहाँ पर, लेकिन ये बात तय है कि नफरत फैलाने की इजाजत किसी को नहीं है। वहीं बिहार के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए ये कहा है कि हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स छीन लिए गए हैं, हमको खटारा गाड़ी दे दिया है, ये कहा गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि आज बिहार के 4 नए एमएलसी ने शपथ ली है और शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन विधान परिषद के अंदर करवाया गया। बिहार के सीएम और डिप्टी सीएम के साथ ही बिहार के कई मंत्री इस दौरान मौजूद थे। वहीं इस शपथ ग्रहण समारोह में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा द्वारा बड़ा आरोप लगाते हुए ये कहा गया कि परिषद और प्रशासन का प्रोटोकॉल और संविधान विरोधी रवैया
देखने को मिला है। वहीं बिहार विधान परिषद के लिए नवनिर्वाचित, आपको बता दें कि चारों सदस्यों ने आज विधान परिषद की सदस्यता की शपथ ली है। सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने सभी को गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी भी मौजूद रहे। विधान परिषद की सदस्यता की शपथ लेने वालों में 2 बीजेपी और 2 जेडीयू के सदस्य शामिल हैं। बीजेपी के अवधेश नारायण सिंह गया स्नातक से फिर से निर्वाचित हुए हैं। वहीं आपको बता दें जीवन कुमार गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं, जबकि जेडीयू के प्रोफेसर वीरेंद्र नारायण यादव सारण स्नातक से निर्वाचित हुए हैं। तो वहीं संजय कुमार सिंह शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं। बीजेपी के जीवन कुमार को छोड़कर तीनों अवधेश नारायण सिंह, प्रोफेसर वीरेंद्र नारायण यादव और संजीव कुमार सिंह वर्तमान में विधान परिषद के सदस्य हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिएगा न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। जब तक के लिए रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।